companies make themselves from good to great? Thank you, Jayashree, and welcome everyone. मैं जयश्री के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। उससे पहले 2 मिनट एज ए चेयरमैन जेसीएफ होने के नाते जो अभी पूरे देश में दुनिया में हालात हैं और उसमें जेसीएफ का क्या रोल रहा है वो मैं सभी मेंबर्स को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सब लोग अच्छे हैं, ये इस बात से मालूम पड़ता है कि इतने सारे लोग इस आज की इस हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग में वेबिनार के अंदर आए हैं। और पूरे देश में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से जेसीएफ ने भी एक उठाया कि हमको हमारी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, हमको वो कुछ करना चाहिए जो कि एक सिटीजन फोरम को करना चाहिए। और मैं खास तौर से जेके जादू साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस काम को अपने जिम्मे लिया और अनिल बख्शी जी ने हम सब लोगों को प्रेरित करा कि हम सब लोग खुले दिल से इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दें। और उसका फायदा ये हुआ कि पिछले 15-20 दिनों में जेसीएफ की ओर से खास तौर से एसएमएस अस्पताल में, जो कि पूरे इंडिया के अंदर आज की तारीख में सबसे बड़ा ओपीडी जिस हॉस्पिटल के अंदर है, उस अस्पताल के अंदर हम लोगों ने लगातार पानी की बोतलें भिजवाना, वहाँ पे लोगों के लिए जो वहाँ पे पेशेंट्स हैं, जो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है, जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए फल भिजवाना, उनके लिए चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम करना। और उसके साथ साथ भावना जी ने और हमारे सब साथियों ने मिलके लोगों को मास्क भिजवाए, सैनिटाइजर्स भिजवाए और खाने का सामान 50,000 से ज़्यादा खाने पिछले दिनों के अंदर पूरे जयपुर में जेसीएफ, उसके मेंबर्स और उनके सहयोगियों के सपोर्ट के कारण बांटे गए, लोगों को दिए गए। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि ऐसे क्राइसिस के समय में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को ये नहीं कहने का आपको मौका मिले कि हिंदुस्तान जिसमें गिविंग जिसे हम कहते हैं उसको देने की हमेशा से क्षमता रही है, वो अपने घर पे बैठ जाए। ये काम बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं निकल सकते, आपसे घर पे रहने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इस काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है। और ये जो एक नई शुरुआत करी है जयश्री पेरीवाल ने और हमारे सब साथियों ने कि हम आपके बीच में महत्वपूर्ण लोगों को जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, जो फैशन से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग बाग जिनकी ओपिनियन महत्व करती है, जो लॉज के बारे में समझते हैं, कानून के बारे में समझते हैं, उनको हम आने वाले समय में बीच में लेके आएंगे। तो मैं अपने प्रश्न के ऊपर आपको आता हूँ। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जेसीएफ के साथियों के इस काम के अंदर हमारी जो जागृति संस्था है उसने भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। जितने मेंबर्स यहाँ पे जेसीएफ के हैं उनको भी, और जो जागृति के मेंबर्स इस हमारी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में आज हमारे साथ हैं, उनको मैं हृदय के अंतःस्थल से जेसीएफ परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो कोविड का जो टाइम है उसको निकलने के बाद में हम लोग एक नई दुनिया के अंदर जाएंगे। तो नई दुनिया इसलिए होगी, देखिए पहले जूम को कोई जानता नहीं था। आज पिछले 20 दिन में 25 दिन में जूम न केवल पॉपुलर हो गया है, लोग कहते हैं कि शायद 3-4 बड़े होटल्स के ग्रुप हैं, जिसके अंदर आया था हिल्टन ग्रुप है और दूसरे ग्रुप हैं, उनकी कंबाइंड जो कैपिटलाइजेशन है आज उससे ज़्यादा जूम का महत्व हो गया है इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। बहुत बड़ी बात है। तो आगे आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है, हम लोग विल बी ट्रेवलिंग लेस, हम लोग इंटरेक्ट ऐसे करेंगे अपने आईपैड के ऊपर, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना पड़ेगा। हो सकता है कि अगले 2-3-4 महीने हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो, और क्योंकि समय जो आ रहा है उसमें लग रहा है कि हम लोग जो ये जो कर्व कहते हैं इसके अंदर एक बताया जाता है, पूरी दुनिया में बताते हैं,
इस कर्व को सप्रेस करना है। और जब से लॉकडाउन हुआ, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले लॉकडाउन इस देश में लागू करा, फिर प्रधानमंत्री ने हमको आह्वान करा, हम लोगों ने उसका पालन करा, तो हम काफी हद तक इस लॉकडाउन को सप्रेस कर पाए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब पहले 3 दिन के अंदर दुगने केस हो रहे थे, वो कुछ दिनों पहले 6.2 डेज में होने लगे। अब कह रहे हैं कि 9-10 दिन में जाके केस डबल हो रहे हैं। इसका मतलब हम लॉकडाउन को सप्रेस कर पाए, लेकिन अगर हम लोगों ने अभी एहतियात नहीं बरता, अगर हम लोगों ने अभी प्रिकॉशन नहीं लिया, तो जो सप्रेशन है ये W के अंदर बदल सकता है। W क्या है कि पहले ग्राफ ऊपर गया, फिर आप लोगों ने मेहनत करी, ग्राफ नीचे आ गया, फिर हमने लॉकडाउन खोल दिया, वापस ग्राफ ऊपर चला गया, फिर सरकार ने वापस कहा कि आप लॉकडाउन कर देते हैं, हम वापस ग्राफ नीचे आ गया। मेरा मतलब ये कि 3 मई को अगर लॉकडाउन खुलता है और फिर वापस 3 जून को लॉकडाउन करना पड़ता है क्योंकि केसेस बहुत बढ़ गए, तो वापस ग्राफ नीचे आ जाएगा और फिर ग्राफ ऊपर जाएगा। तो इससे बचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए हमको नए नए तरीके सोचने पड़ेंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इनोवेशन कैसे आता है? क्योंकि इनोवेशन जब आता है जब हमको जरूरत पड़ती है। आज हमको जरूरत पड़ रही है तो हम वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, आज हमको जरूरत पड़ रही है तो हम दवाई ढूंढ रहे हैं कि कैसे इससे कोविड से मुकाबला कर सकें। और अगले अगर 12 महीने तक भी वैक्सीन नहीं आई तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग शायद इस देश से बाहर नहीं जाएं। हो सकता है हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं वो बाहर जाके नहीं पढ़ें। तो क्या समय आएगा? समय आएगा कि हमको जो भी साधन है उनके संग कैसे बढ़ के आगे आना है। अब अगर किसी ब्रांड को या किसी बिजनेस को गुड टू ग्रेट करना है तो मैं कुछ बातें जो मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस उससे मैं बोलता हूँ। सबसे बड़ी बात है आपका एंथुसियाज्म, आपका पैशन। अगर विदाउट एंथुसियाज्म, विदाउट पैशन आप गुड टू ग्रेट नहीं हो सकते। और गुड टू ग्रेट होने के लिए पैशन के संग आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप जो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते हैं वहां पे आप टिकते हैं। अगर आप बिना हार्ड वर्क करे तो फ्लूक की वजह से वहां पहुंच जाते हैं तो फिर आप जल्दी से नीचे आ जाते हैं। तो हर सीढ़ी को, अपने हर पत्थर को सीढ़ी के मजबूती से रखना जिसके ऊपर हमको चढ़ना है। Very और well. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में अगर हाई स्टैंडर्ड बनाएंगे कोई भी चीज का तो उससे हमको डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर किसी को मेरे साथ काम करना है, किसी को आपके साथ काम करना है, तो उसको हमारे स्टैंडर्ड के बराबर आना पड़ेगा। हम उसकी वजह से अपने उसूलों को नीचे कर दें, हमारे एथिक्स को नीचा कर दें या हमारी सोच को नीचा कर दें, वो कभी नहीं हो सकता। और दुनिया में कभी भी किसी भी उम्र के अंदर आपको ड्रीम करने के लिए कोई रोकता नहीं है। हमको जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करना चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने तो वो होते हैं जो आपको रात को सोने नहीं देते। जब आप नहीं सोओगे, अगर आप पैशनेट होगे, आप अपने डिजाइन के बारे में पैशनेट होगे, आप अपने वर्क के बारे में प्यार करोगे, तो आपको काम करने का मजा आएगा। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हम जब भी कोई चीज करें उसके अंदर रिस्क लेने से नहीं हो रहा है। क्या होता है कि आप लोगों ने सुना है कि नो रिस्क नो सक्सेस। अब जो समय आने आफ्टर एक्सीलेंट राजीव भैया, बहुत ही बढ़िया बात आप हम लोग सबको समझा रहे हैं कि पैशन रहे, हार्डवर्क रहे, कमिटमेंट रहे और हम भय और फियर से दूर रहें। रिस्क टेकिंग इज एन एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी दैट वी ऑल मस्ट इम्बाइब। आपने बहुत ही अच्छा हमें यह समझाया। Should I move to my second question? मुझे 2-4 बातें और इसमें भी बाकी हैं जयश्री। Okay. जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को लग रहा था कि सेशन छोटा पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इस बारे में सोचता रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ। ये मोटिवेशन पहुँचाना बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको अगर कोई जना नोट कर रहा हो, कहीं पे हम रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मेरे को जब भी आप दोबारा सोचेंगे तो आपको पीछे काम आएगा आपको इस चीज को सोचने के अंदर। तो जब मैं ब्रांड की बात करता हूँ, क्योंकि वो बात अभी पूरी हुई नहीं जो इशू की बात कर रहे थे, तो हमको हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट।
लेकिन रिस्क कब लें, अब समय आ रहा है आपका। इसलिए कि हमेशा जो चैलेंज होता है उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। जब आपको चैलेंज आता है, जब हम किसी बॉल को अपने हाथ से लेके दीवार के ऊपर मारते हैं तो वो रिबाउंड होकर और तेजी से हमारी तरफ आती है। तो उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाए, आप कैसे इस तकलीफ के समय से बाहर निकल के आए, ज्यादा मजबूत निकल के आए, मेंटली ज्यादा मजबूत निकल के आए, फिजिकली ज्यादा मजबूत निकल के आए, क्योंकि भाई आपको मौका मिल रहा है, आप मेडिटेशन करते होंगे, आप एक्सरसाइज करते होंगे, आप योगा करते होंगे। उसके साथ साथ हमको स्पिरिचुअली भी अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा, जो आने वाला समय है उसको देखने के लिए। थिंक बियॉन्ड, थिंक पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक हम आगे के लिए पॉजिटिव में सोचेंगे, जब तक आगे हम बियॉन्ड नहीं सोचेंगे, तब तक आप नहीं हो सकता। जब मैंने काम शुरू करा तो मैंने सोचा कि मैं लोकल से ग्लोबल कैसे हूँ। एक शब्द है लोकल से ग्लोबल। मेरी एक छोटी सी यहाँ पे शुरुआत थी बिजनेस की, और जब हमने सोचा कि हम इसको बिजनेस को ग्लोबल बनाना है तो बड़ी चीजें सोचनी पड़ी। छोटी छोटी सी बातें हैं। जो लोग यहाँ पे मेरे संग इस सेशन में होंगे उनमें से कईयों का बिजनेस होगा, ज्वेलरी का बिजनेस होगा, फैशन का बिजनेस होगा, बुटीक्स होंगे, लोगों की अपनी जगह होंगी। मेरा हमेशा से सोचना ये रहा है कि जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपकी जो हर एडवर्टाइजिंग है वो आपके ब्रांड को ग्रेट बनाती हो। गुड से ग्रेट बनना बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखते कई लोगों के फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट आते हैं अखबार में, लेकिन आपके दिमाग में उस ब्रांड के लिए शायद उतनी रेस्पेक्ट नहीं आ पाती है। लेकिन एक छोटी सी खबर आती है कि ओबामा ने या क्लिंटन ने या मिलीनियर ट्रंप ने, मैं मेरा उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, आम्रपाली की ज्वेलरी पहनी तो आप उससे एसोसिएट करते हो। तो जब भी आप कभी, एक तरीका हो गया है कि हमारे बिजनेस में कि हम कोशिश करते हैं कि सेलिब्रिटीज का एंडोर्समेंट कराएं। सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट क्या है? इट इज वेरी पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। जो हॉलीवुड बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं वो आपकी कोई चीज को पहनते हैं एंड दैट बिकम द क्रेज, दैट बिकम द फैशन अराउंड द वर्ल्ड। नेवर डू एन एंडोर्समेंट बाय ए सी कैटेगरी सेलिब्रिटी, ऑलवेज ए कैटेगरी सेलिब्रिटी। चाहे आपको, बहुत अच्छी बात फरमाई, बहुत अच्छी बात। चाहे आपको 10 की जगह एक जने के संग काम करना पड़ जाए, एक जने के संग आप काम करो, और हमेशा ये कोशिश करो कि हम बेस्ट जगह से काम करेंगे, जहाँ पे अपनी प्रेजेंस लेके आओ वो भी हमेशा आपकी लोकेशन बेस्ट कैटेगरी की होनी चाहिए। अच्छे सप्लायर्स के संग काम करो, अच्छे लोगों के संग काम करो। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो है, जो आपकी जो पब्लिसिटी होती है, उससे बड़ी कोई मार्केटिंग नहीं है, उससे बड़ी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है। बोलने के लिए बहुत है, लेकिन यशवी अपन आगे चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल राजीव भैया, देयर आर क्वेश्चन एंड आंसर्स आल्सो जो हम ऑडियंस से पूछेंगे। आई मूव टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। we've seen Rajiv ji has seen a surge of xenophobia, a kind of hatred towards, especially towards China, कि they are taking away the entire market. ऐसा लोगों में, नेशंस में, वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना आ रहा है, उसके प्रति एक हेट्रेट हो रही है। डू यू थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, that it becomes a blessing in disguise for India to increase its manufacturing capacity? Can make in India become a reality in these difficult times? Very well said, जयश्री। जो आप बात कर रहे हो ये एक हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक चीज तो एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में है, एक चीज बिजनेसमैन के हाथ में है। वो क्या है? हम अच्छा मैनेजमेंट करें, अच्छा व्यवहार करें, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाएं। दूसरी चीज जो है वो सरकार के हाथ में है। चाइना बनने के लिए या हांगकांग बनने के लिए आपको आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज लेके आना पड़ेगा। इस वक्त जब पूरा देश एक फ्लाइंग स्टार्ट के लिए तैयार है, उस समय अगर हमको गवर्नमेंट की पॉलिसी का सपोर्ट मिलता है तो देयर इज नो डाउट दैट वी कैन कॉम्पीट, वी कैन ओवरटेक चाइना, बिकॉज वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। हमारे पास जो ताकत है उसको कोई मुकाबला नहीं है। और आपने एक बात बहुत सही कही, आज की तारीख में इकोनॉमिकल और इमोशनल
जो लोगों की फीलिंग्स हैं वो बैकलैश चाइना के खिलाफ है। कोई भी नहीं चाहता कि हम चाइनीज कंपनी के साथ काम करें, कोई नहीं चाहता हम चाइनीज इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करें। एंड यू मस्ट हैव सीन कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाउ मेनी टाइम्स इन हिज स्पीचेस ही हैज सेड दैट द सेम थिंग वाज डन बाय यूके, फ्रांस, और कल जर्मनी ने 130 बिलियन पाउंड का इनवॉइस बनाई है चाइना के खिलाफ कि आपकी वजह से हमारे यहाँ ये कोरोना वायरस आया, हमको तकलीफों से सामना करना पड़ रहा है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जिसके बारे में हम सब लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, हमको अपने को अपग्रेड तो करना ही है, अपने को तैयार करना है। पीपल आर रेडी टू मूव देयर बिजनेसेस फ्रॉम चाइना टू इंडिया। वी हैव अ वेरी स्टिफ कॉम्पिटिशन विद बांग्लादेश, वियतनाम, Thailand, Korea. They all want to take the big piece of this big cake. Everybody wants to do that. हमको उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। Important चीज क्या है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे फंड्स हैं who are ready to fund, जिनको पैसा लगाना है, जिनको ऐसे देश में पैसा लगाना है जहाँ पर उनको लगे कि ताकत है, जहाँ पर उनका पैसा बढ़ेगा। पैसा कहाँ लगाता है कोई भी जगह जहाँ पे उसे पैसा मिलता है, हाँ, उसका फायदा। एक चीज और पूछती हूँ राजीव जी, जी आप क्या समझते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज अब एमर्ज होने वाली हैं? डू वी हैव ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम्स, क्लाउड किचन, टेलीमेडिसिन, ई स्कूल्स, क्या ये एक्सेलरेट होंगी? क्या इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है आम जनता को? क्या बिजनेस हाउसेस को should they take this up as their new venture? You as a great entrepreneur, आपकी क्या सलाह है हमारे ऑडियंस के लिए? देखिए, समय बदल गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी जरूरत हो गई है, इनोवेशन की जरूरत हो गई है। जो लोग अभी तक दूर भगते थे कंप्यूटर से, उसको कंप्यूटर से जुड़ना पड़ेगा। ये नेसेसिटी है, ये कोई लग्जरी नहीं है। अगर आप अपने सिस्टम को बदल रहे हैं, अगर आपकी कंपनी में, आपके शोरूम पे, आपकी फैक्ट्री में इनवॉइस कंप्यूटर से जनरेट हो रही है, तो ये आपकी आज के समय की आवश्यकता है। यू कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट दिस। ये जो जनरेशनल चेंज आया है उसको हमको समझना पड़ेगा। 64% ऑफ आवर जनरेशन, आवर पॉपुलेशन, वो हमारी जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी जो हम कहते हैं उसके अंदर है, जो कि 1980 के बाद पैदा हुए, 1990 के बाद पैदा हुए। उन लोगों का काम करने का तरीका, वो तो हाथ में कंप्यूटर लेके, मोबाइल लेके पैदा हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि 2015 में 21% जो शॉपिंग है वो मोबाइल फोन से होती थी। आज 2021 में 59% शॉपिंग मोबाइल फोन से होती है, जो ऑनलाइन बिजनेस, कि मेरा ऑनलाइन का बिजनेस है, ट्राई तो मुझे मालूम है। थिंग्स हैव चेंज्ड। तो यू सेड राइटली, क्या होएगा फ्यूचर के अंदर? होम एंटरटेनमेंट होएगा, होम एजुकेशन होएगी, होम फिटनेस होएगा। जो भी चीज हम करना चाहते हैं वो घर बैठ के आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारे, जो मेरे बिजनेसमैन साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको अपना ऑनलाइन कैटलॉग बनाना, सोशल मीडिया का यूज करना, उस अपॉर्चुनिटी को अपने संग यूज करना, उसके साथ साथ एप्स को अपने संग जोड़ना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखो, आज हमारे पास एलेक्सा उपलब्ध है। वो क्या एलेक्सा? वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपसे पूछता है, आप बात करते हो, उसके ऊपर वो काम करता है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मुझे आकांक्षा ने भेजा, मेरी डॉक्टर इन लोगों ने, कि डोमिनोज पिज्जा, आप पिज्जा का ऑर्डर करो। आज के ज़माने में जब हम घबरा रहे हैं कि किसी व्यक्ति से हमको कोरोना वायरस नहीं लग जाए, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कार, मे बी टेस्ला की होगी, वो पिज्जा लेके आपके घर के ऊपर लेके आ रही है, घर पे आके रुकती है, आप उसके ऊपर एक कोड डालते हो, उसका गेट खुल जाता है, अपना पिज्जा उससे उठाते हो, गेट बंद करते हो, वो गाड़ी चली जाती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंग है। If you search Amrapali or if you search Tribe once, whenever you will go to another jeweler to search for anything for you, for a ring or earring, Amrapali will follow. There will pop-up will come and they will say that if you want to buy a ring for 2,000 rupees, there is also ring by Amrapali. This is what artificial intelligence. इंटेलिजेंस। इस तरीके की चीजों के ऊपर नहीं करेंगे तो दुनिया से पिछड़ जाएंगे। इंडिया के पास एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिलिकॉन वैली को हिंदुस्तानी लोग के हाथ कब्जे में है। हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे भी आज की तारीख में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हब है। अगर हम नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता।
we should Excellent. take this opportunity and use it. बहुत ही Thank you. बढ़िया राजीव भैया. And I must say we must have one session only on entrepreneurship, on marketing, on advertising, and how Amrapali's become so successful in the near future. I go on to Mr. Jain. आपका स्वागत, अभिनंदन. Sir, with this lockdown opening partially and industries starting again, आपका क्या prescription है for social and entrepreneurial and industrial? What should they do? Those stakeholders, उन्हें क्या करना चाहिए when the lockdown opens as it has opened today? The lockdown, opening of the lockdown, because the COVID which is going on now is not certain. You never know up to what period it is going to continue. So the Rajasthan government, as it has said earlier that it is opening from today, probably it is not opening from today. Okay. There are some confusion in the government. Rajiv ji knows better about it. And so therefore, say suppose the lockdown opens on 3rd of May even. 3rd of May, thereafter the resumption of the work in full scale would be a difficult and challenging task for the industrialists or the employers who are into this thing. So you have to phase out certain things, and the industry has to start in a phased manner. Until unless, because the whole difficulty would be to start is that the migrant labor which has already left scene, they are not here. And whether the possibility of them to return back immediately or they are going to stay back for a longer period of time. Now, all those things after this particular lockout will be decisive in forming an opinion so far as how the work should be carried on further. Okay. This is my assumption of the situation. बहुत बहुत अच्छा फरमाया. मैंने भी सुना है कि रिको ने कह दिया है कि हम नहीं खोल रहे हैं और हम लोग 3rd May को ही खोलेंगे. Another question, Jain Saab, is that there is a huge number of migrant workers who they are displaced and dislocated. What ways can we revive India's labor market and livelihood in the post-COVID world? And what do we do about their salaries, about the rents that the industries have to pay? इसकी सलाह दीजिए हमें. So far as your first question was concerned, the second question is a bit interrelated to the earlier question. So far as the migrant labor, because there is rank uncertainty of the migrant labor who have left seen to come back. So it is very difficult to visualize a situation where we can formulate an opinion to say that we can function in this manner or in that manner. So far as the migrant labor is concerned, since they have left this place and this present scenario probably is going to continue for a longer period of time, they are, I don't feel that they will be able to return back immediately. They can return in phases, and that is where the challenge to the employer is. Industry also. For the person who 80% of the workforce was with the employer who was migrant, and out of that, you say about 60% or 50% have already left. So their returning back and joining their duties would be a challenging task. And unless that particular factor has to be considered. It is not that the remaining force will be able to run our industry. So in that particular scenario, what can be done is the best source is that we have to recruit new people from the local area, so that your production is not affected and it is continued. Simultaneously, when the industry start, when it reopens, it would be a duty on the employer to at least inform the concerned person who were with him for a longer period of time that from a particular date the industry is going to start and you are advised to return back and join your work. Because in that eventually, बहुत खूब जैन साहब, आपने हमारी ये घोर समस्या के ऊपर प्रकाश डाला और हम ये भी समझते हैं कि अगर हम लोकल लेबर्स को लेंगे तो शायद अपने अपने एरियाज की भी प्रगति हो सकेगी. My next question, Jain Saab, is that India, it has seen disruptions, that have been caused by COVID-19.
But does it not provide us opportunity for an economic reset? हमारी GDP growth already 2% लो हो चुकी है और आगे के समय में शायद इससे भी lower जा सकती है. You are a labor consultant. Do you Yes. think this is an opportunity for the government to implement the long-awaited measures in the areas of labor policy reform and privatization of state assets like Air India, BSNL? इसके बारे में कुछ बताइए. The situation is that the labor reforms which are at present being made by the government. I'll just throw some light on that, and then I'll move on to the answer to the question you have raised. The present labor scenario which the government is thinking, they are trying to assimilate a odd number of laws which are there pertaining to labor, and they are making certain codes. About 4 codes are being made by the government, and 2 bills have been moved to the parliament, but it has not been as yet been passed in the parliament, so that is no statute so far as those bills are concerned. That is the wage code. Wage code would include the minimum wage, the payment of wages, and one particular act would be the payment of wages act. Now all these acts are assimilated, but as I have read the bill, there is nothing new which has been added, save for stringent measures to be implemented against the employers for not complying with certain directions which have been proposed in the bill. So the whole difficulty, so far as the other acts are concerned, the social acts are being brought together. The industrial relations bill contains the trade union act. The only respite under the industrial relations bill which has been given by the government is for the employer, that he can give employment or enter into a contract which is of fixed term nature, and that fixed term nature contract can vary from even 1 month to 1 year, or 1 year to 3 years also. So there is a respite for the employer, but this is being being opposed very highly by the trade unions which are in the field, because they by this particular act, the permanency of employment probably will be lost. This is their thinking. So they are getting pressure on the government not to bring this particular amendment. Otherwise, there is no amendment. The amendment, as you say, for looking to the present circumstances, it is all the more incumbent on the government to come with liberal amendments, so that the employer is able to function. He is able to carry on his business, so that the fundamental right of conducting business, which is being guaranteed under the Constitution, can be easily available to him. Here, what is being done, that one particular act, say suppose the present order, which is in a lot of controversy now these days because of the payment of wages, and which has been challenged in the Supreme Court also. There is no result as yet. That particular act is a one-sided act on the part of the government. No consultation was made. Without any consultation, this act came into being, and all the employers are taken for a task so far as the payment of wages for these 2 months are concerned. This is not a question of 2 months wages. The question would arise then, after 2 months, what would happen? Because the scenario is not good, and it is not congenial to run the plant in such a manner that you can fulfill all your requirements. बिल्कुल बिल्कुल सही जैन साहब आप कह रहे हैं. अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना तो भूकंप भाग से उतनी तकलीफ में हम वापस पहुंच जाएंगे. तो गवर्नमेंट हैज now it is I think we have time for question and answers. I already have so many hands already raised. My first person who's raised the hand is Mr. Lalit Arora. आप अपने आप को अनम्यूट करें, कहें आपको राजीव जी से पूछना है या आर.के. जैन साहब से, और अपना क्वेश्चन प्लीज हमें बताएं. ललित अरोरा जी. ललित अरोरा जी, we will come back to you, ललित अरोरा जी. अशोक सिंघी साहब, आपने भी अपना हाथ ऊपर उठाया है क्वेश्चन के लिए. आप अपना क्वेश्चन अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछिए. अपने आईपैड से ऊपर एक बार है जिसमें म्यूट अनम्यूट एक अतुल पोदार जी ने भी करा है. चलिए बोलिए सिंघी साहब. अशोक सिंघी साहब.
Hello. I have Atul Podar ji with his hand rising. Please come up. Please unmute yourself, Podar Saab, and ask us a question. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. I'm a great fan of you, and I really admire you as a person. And you have great things that you have already done. And my question is directly with you, Jayashree Paliwal ji. Is now the things have already turned into digital. Things are changing into a physical world to a digital world. In education system now, for the higher education, the children are MBA. Different. If some children wants to do the courses in correspondence. Also starting very soon now. What you would suggest is that there's a difference between a visual course and actual course, and what is the priority of the visual course than the actual course, like? मैं आपका आंसर करती हूँ. हालांकि I am not the panelist today. Do it or no, it's a different thing, like. मैं आपका आंसर करती हूँ, लेकिन the next questions please address to Mr. Arora and Mr. Jain साहब. I think there is no match to physical learning. पर जो हालात हैं उनको देखते हुए हमें डिजिटल लर्निंग का ही एक सॉल्यूशन है. इट इज 0 और 100, so there has to be something in between. The best is of course जब हम आमने सामने एक फिजिकल लर्निंग करते हैं, लेकिन इस मौजूदा हालात में हम टेली स्कूल्स, टेली एजुकेशन, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, सबने अपने कोर्सेज ऑनलाइन कर दिए हैं और बहुत सारे फ्री में भी हैं. आप उन पे जाइए, उनसे सीखें, अपने बच्चों को भी सलाह दें कि वो सीखें. My next question, Lalit Arora ji is back and now he is fully charged up. Arora ji, Lalit Arora ji question पूछें. ललित अरोड़ा जी की आवाज साफ नहीं आ रही. ललित अरोड़ा जी का क्वेश्चन मैं उनकी तरफ से पूछ देता हूँ. Can you hear me? So the first question Lalit Arora का है, is it mandatory to pay full fees to managers and supervisors for the lockdown period? जैन साहब आपसे प्रश्न है. The issue has to be resolved if it is a factory or either it is an establishment, because both the factory, the industry, the factory and the establishment both have been covered under the notification, because the Shops and Commercial Establishment Act governs a establishment. The establishment employee definition is very wide, and so far as the definition of worker which is contained in the order itself, it refers to only factories. So far the factories are concerned, the persons who are above the supervisory level, or who are the general managers or managers of the institution, it is not a legal liability on the employer to pay them. But because the circumstances now are such that they should be, given something so that they can survive. The whole issue is that. So that is left to the employer, and it is at the wisdom of the employer to do so. So far the workers are concerned, whatever salary they are drawing, they have to be paid. And is it very good? Is it the same for mandatory to pay wages to casual and the daily workers for lockdown period? Casual workers, the work taken from the casual workers is of temporary nature, not of casual nature. So that particular casual working, how and in what manner he was working earlier, that will determine whether he is to be paid or not. Okay. And his last question. I have a question coming from Akriti. Akriti, अपने आप को please unmute के question. Government have given packages for various businesses to survive in the current coronavirus scenario and environment. So what can India do to help the small and medium-sized enterprises? Because this is the size of businesses that will really need help from the government to kind of tide through this tumultuous time. The help can only be provided by the government. Either it's the central government or is the state government, because it is in their domain. They can do certain things which they can come up with a moratorium
And Mr. Rajiv ji has been pursuing this particular thing for a quite long period of time now also. So far as the industries are concerned and the package to the industries is concerned. Thank you, Jain Saab. We Foreign have countries are Vinod doing so. It is Agarwal. all right. It is on record and everybody knows it. Okay. Vinod Agarwal ji is there, who's wanting to ask a question. Agarwal Saab, please अपने आप को unmute करके question पूछिए. Next is Mr. Atul Kapoor. Vinod Agarwal ji, आपका question. I come back to Mr. Atul Kapoor. Atul Kapoor, please unmute yourself and ask your question to. My question is to Mr. R.K. Jain only. Right now, we've got directions that, we run a hotel called Alila Fort Bishangarh, and we've got directions that no one can be fired, and also all salaries have to be paid. Now, the hospitality industry is estimating that it'll be probably 12 to 18 months before we can get back to normalcy. Right. Now, is this going to be handled individually? Are we within our rights right now to go and to go to court and say that we don't have the money to pay the salary, or we should be allowed to at least retrench the staff and come down to half our staff? So is this going to, very valid question. Is every small business supposed to go to court individually, or is this going to be done collectively? Sir, the issue is that till such time this order is there of the government, which has directed the all concerned to pay. Till such time this order goes, or the government modifies the present order, this order lawfully stands. And since it stands, then the liability of the employer is there to pay. Supreme Court, there is a matter which has been filed in the Supreme Court, but I have seen the list. Even tomorrow it is not been listed. So probably looking to the gravity of the matter, it should be listed within a day or two, and the Supreme Court might deliberate on this particular issue whether the payment are there or not. But the chances of the Supreme Court deliberating on this particular issue, it is related and it is the intrinsic with the social cause. The workmen, where the workmen go, how they will survive, this is the question which normally percolates in the mind of the judges. So I don't see any, a very, very bright result so far as the petition is concerned. So in that scenario, we have left with no alternative. If the situation is that if we are not able to pay, the payment has to come out from the business. Now, if the business does not support to pay, or there are issues which can be shown to the court at a later date, that this was the difficulty in the payment of wages. So that at that particular time we can, if there is a matter which is pending in the court or any case is done against us, then we can defend it in that manner. Lovely, Jain Saab. We also have somebody from Mumbai who has logged in, Mr. Tyagi. Can we take your question, Mr. Tyagi ji? I'm very happy to see that Bombay has logged in with us. Yeah. Hi, Mr. Arora, Mr. Jain. Good to have you in the panelist. And Dr. Jayashree Periwal, a dynamic personality from Jaipur. Lovely to have you there in the program. My question is very simple, and this question is addressed to Mr. Arora. So we are talking about cost cutting, wage reduction, deferment of purchases, cash saving, not only in private, I think, but it's in the government sector also. How will these steps will bring back the economy to track, and isn't it a chain reaction towards recession? Rajiv ji, please unmute yourself. Was I clear? Was my communication? Yes, Tyagi ji, we heard you. Yeah. Now you can hear me. Can you hear me? Yes. Yeah. So this question is very relevant, and I was interrupting in between also when Mr. Jain was speaking, because I also sent few suggestions to the central government and also the Chief Minister of Rajasthan, which it's in my hand. I think they will all answer your question.
I have requested the Chief Minister that in the current lockdown situation, with no cost relating to transport, school fee, or any other miscellaneous expenses, the average expenditure of every person in the household has been reduced to a large extent, with the cost of majority being limited to items of subsistence and necessity. So the government needs to appreciate this position, and direct payment of only a subsistence allowance to the workmen should be allowed. ये हमने उनसे कहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर को लिखो, आप फाइनेंस मिनिस्टर को लिखो, ये इंडस्ट्री की तरफ से मांग है. अगर ऐसा नहीं होगा तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी. और उसी पे मैं उसके आगे जो मैंने बात लिखी है वो ये है कि गवर्नमेंट शुड कंसीडर introducing well-balanced economic stimulus package to aid the employers, like several countries जो कि अभी आकृति पूछ रही थी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, across the globe have done. USA has announced $2 trillion coronavirus rescue package and will pay the wages of some workers who retain on their company's payroll. Similarly, England has provided for 80% of the average earning to be subsidized. And also, same like New Zealand, Canada, Malaysia, Australia, Ireland, even Bangladesh have all implemented different kinds of wage subsidy schemes. The similar schemes should also come in India. I know that we are not such a rich economy like USA or France or Germany, but when Bangladesh can do it, India, I'm sure, can do it. Also, the government should initiate positive steps to suspend implementation of the provision of ESI. आपको मालूम है कि what we pay through ESI, हम लोगों ने पिछले सालों में करोड़ों रुपए पे करे हैं. बिल्कुल. उसमें से वर्कर को पेमेंट करे या कुछ समय के लिए ESI, PF, PPF पे एम्प्लॉयर का जो शेयर है उसके ऊपर रोक लगाए. जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम आने वाले समय में हम जो आज पैसा दे रहे हैं, अगर आज एक एम्प्लॉयर पैसा देने की स्थिति में नहीं है तो या तो उसका एडवांस पेमेंट माना जाए. एडवांस पेमेंट का मतलब ये है कि मैं आज पैसे दूंगा जिससे कि किसी का चूल्हा चौका बंद ना हो, लेकिन उस पैसे को मैं बाद में एज ए एडवांस धीरे धीरे काट दूंगा. और उससे भी बड़ी मैंने एक सजेशन दिया है गवर्नमेंट को कि अगर आप चाहते हैं कि कंपनीज बाहर निकल सकें तो इस पैसे को जो हम अभी दे रहे हैं उसको हमारे CSR में काउंट करो. What we are giving now to our employees, it should be considered in our CSR. तो मुझे CSR में अलग से खर्च नहीं करना पड़े, ये पैसा उसके अंदर काउंट हुए. अगर ये इन सब मेजर्स में से कुछ भी चीज निकल के आती है तो आने वाले समय के अंदर हम स्ट्रॉन्ग फूट होंगे. अदरवाइज I can tell you 30% of our industry is in dark zone. I don't know what will happen. बिल्कुल सही फरमाया राजीव जी ने. And I hope the government is listening, because there is a huge fund that the government does have in ESI that we all pay because we are all doing our businesses. And if the government listens and supports the industry, that's the only way forward for the nation. I have Ayan Agarwal, a young entrepreneur who's raised his hand. Ayan Agarwal, a 25-year-old. Please ask your question. We will come back to Ayan. Can Swati? Thank you. Is Ayan asking? Yeah. Come on, Ayan. Unmute yourself and ask us a question. Thank you, ma'am, and thank you guys for holding such a wonderful, informative forum. My question is that when people are allowed back in work, what do you think the safety measures or insurance covers that industrialists should take to protect their employees and others who are working together? I think who will take this answer? Thank you, Rajiv ji. Jain Saab? Yes, please. Jain Saab, will you like to answer this question? Sure. Thank you. I think that the situation is that the concerned workmen who will be reporting back for duty, if the industry is covered under the provisions of the ESI corporation will have to see that if he falls ill during the course of his employment, the ESI is there to protect him. But what a large number of employers are doing are that they are taking extra insurance covers so far as COVID is concerned.
specifically for COVID, so that or it is a general group insurance which is being taken for the workers, so that in case of any eventuality, in case of any liability, that is met by the insurance companies. Thank you, Jain Saab. We have Mrs. Agarwal on with us on our portal. I request her to ask a question. Hi, thank you so much for this wonderful session. My question is for Rajiv Uncle. Rajiv Uncle, we are all in the city of Jaipur and we know that it's the cultural capital of India. And if the COVID-19 has absolutely, if there's a heart stroke which has happened, it's happened to the tourism industry. And Jaipur being such a tourist hub, a lot of industries are going to get affected and the revival is desperately needed. Being a hotelier myself, it worries me to see our very, very bleak future. So for this city and for the entire hospitality community, what would you like to say? How do you think we are all going to revive this entire industry and move forward? No, the question is very valid, Swati. Everyone with the tourism industry is affected. They all want some kind of answer. Again, there are two things. First, the government should come with a package. I have requested the Prime Minister, I have written a letter to the Finance Minister and to the Chief Minister, asking them for 1 year, there should be no GST on any tourism activity. No GST. Whether you go use a hotel, you use a travel agency, you use a transportation, you use taxi. Tourism industry needs a great support because what I feel, the tourism, especially in Rajasthan, you are a hotelier in Jaipur, there are hoteliers in Jaipur. Tourism industry is the engine behind the economic growth of our state, especially Jaipur also, and Rajasthan particularly. At one time, there are so many tourists used to come to India. Every one tourist out of 3 used to come to Jaipur or Udaipur. So it is such an important destination. And if government would not understand the importance of this industry, I think it will be very, very difficult. All the associations, whether it's a hotel association, restaurant association, transport association, we should all do a meeting, plan a complete memorandum for the central government and for the state government, and should come with a package. And it will be very hard time after 2 months or 1 month, because the summer season is starting, which is already a very dull period. We have lost our best months. February, March, April were very, very important for tourism industry, which you already lost. So we will have to come with a very important strategy, and I think government has to allocate bigger budget for tourism now in the coming year. Maybe they will have to cut from somewhere else, and would like to also promote India as tourism hub, because fortunately we have less cases of coronavirus than Italy, Spain or America. So India also has a chance to come up. It may take a year, but it will be done. We will have to be strong. We will have to be united. Very nice. We have time only for 2 more questions. It goes to Sumesh Bhargav, followed by Kavindra. So Sumesh Bhargav ji, please unmute yourself and ask us a question. नमस्कार जी, मेरा प्रश्न है आर.के. जैन साहब से. Since I am also in tourism, हमारा वैक्स म्यूजियम है यहाँ पे, and I am also a jeweler, एक फैक्ट्री है सीतापुरा में. मैं एक अनजस्टिफिकेशन जो देख रहा हूँ जैन साहब, वो ये है कि आज की तारीख में जब सारे एंटरप्रेन्योर्स की इनकम सोर्स बंद हो गए हैं, उस समय पे जो बैंक हमें लोन देके बैठे हैं, वो दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं, बिकॉज वो बोल रहे हैं हम डिफर करेंगे, आप बाद में पे करिए. क्योंकि जब हमारी इनकम रुक गई है तो उनकी भी इनकम रुकनी चाहिए. ऐसे ही जो मकान मालिक हैं जो हमसे रेंट वसूल कर रहे हैं, उनको भी इस समय इनकम को लॉस करना चाहिए और हम लोगों को ब्रेक देना चाहिए. तो इसमें लीगल ओपिनियन क्या हो सकती है? बिकॉज व्हेन वी आर नॉट मेकिंग मनी, दे हैव नो राइट टू मेक मनी. Very valid question. Jain sir, please answer. हाँ जी.
so far as the banks are concerned, they are under an obligation because there is a contract between you and the bank. Till such time that contract is suspended, or it is maybe even temporarily it is suspended, that is operative, and therefore the banks are insisting upon or will insist upon the repayment. So everything, as Rajiv ji has very nicely briefed everything, that it is for the government to come with certain measures. Unless the government will come with it comes with certain measures, it will be very difficult for the employer to run his business. Banks Correct. alone, I mean, you alone fighting with the bank will not serve the purpose. Yeah, we need legal notices by the government to help the entrepreneurs and the industrialists here, so that they can carry on their business, at least when the times are not as bad as it is today. My But next question, yes? But as a community, we have to address this issue. And if employer become unemployed, there will be a big chaos altogether. Bilkul, we totally empathize with you, and the entire business community is in strength in exactly what you are voicing, sir. We should be collectively putting up our voice to the government. So, so very, very well said. Kavindra Saab, can we have you ask us a question, please? Thank you, ma'am. Good evening, Jayashree ma'am and Rajiv sir. Sir, sir and I'm both to both of you. My question is from a young IT professional entrepreneur community. So we are a team of IITs and NITs, and we are with we are affiliated with the Rajasthan government. We sit in Bhamasha Techno Hub. So we are building a IT solution for education industry. Now my question is, we are in product, and in product funding is very important. And because of this COVID situation, our funding talks are on hold. So for example, we were in talks with two of the investors, and one is from voice. So question is, in such a difficult time, the funding is a real problem for us, and these international investors are freezing out their pockets. So what alternate funding sources we can look upon? Since we are not a service-based organization, we are a product-based organization like this Zoom. So it takes like a couple of years to build a product first, then it roll out to the customers. Very well, Kavindraji. Rajiv sir, would you like to answer his question? From where can he procure funding for his? Yes. As I said earlier, when you were talking about can India become the next China, I said that there will be international firms available who would like to invest in India because they see capability of Indian entrepreneurs and they would like to invest. So I am sure there will be a lot of VCs and also funds available here. Also, day before yesterday, when RBI governor has announced new schemes, you must have heard, there will be more funding to SIDBI, to NABARD, to other banks. Also, I also got today only got a message from my bank, Bank of Baroda, that if you want to avail 10% extra limit without any collateral, we are ready to give you. So banks are flooded with money at this time. I am sure when the situation, when the lockdown, we will be exiting from lockdown, that things will come to normalcy. If you apply to a bank, they will be very willing to give some kind of funding to entrepreneurs like you. That is the only way. Because lovely, Rajiv Bhaiya. So there is a ray of hope. Kavindraji, my last person, Siddharth Kaushik. There is another question. Siddharth Kaushik ji. Jayashree ji, there is another. I have Siddharth Kaushik raising his hand, please. Can I continue? Am I audible because somebody else is asking? Siddharth, aa rahi hai aapki awaaz. Ji, boliye. So I have two questions, if I'm allowed, and both of them are from different ends. So teej bolo. Am I audible now? Yes, better. Yeah, sorry. Yeah, so I have two questions. Both are from different ends, and it's an open question. And the second one would be for Mr. Rajiv Arora in particular. So first one is, are we not
being very desperate enough right now, because the incubation time is around 20-27 days, according to the new study. What if we open the industries and then something happens and the results will come out after 15-20 days? And then that time we'll be so doomed that we won't be able to recover. So just to mend something, we will just finish ourselves. Is there a possibility? And the second question, which is I would like Mr. Rajiv Arora to answer, that this time, as much the poor need to be helped, I believe the employers need to be helped too. Because if they will crash, then if they will crash into a pyramid effect, and all the people who are working under them also will go, they will have no idea, they'll be unemployed. So this time, and I'm absolutely believing this thing, what you said, that the government needs to help the people. But can the government actually help? Do we have that much funds? And did Narendra Modi ji did a right thing by diluting the surplus fund from RBI of 1.76 lakh crores? Wasn't that kind of a fund needed for probably time like such? Over to you, Rajiv ji. जी, सिद्धार्थ, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं. मैं बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट की कंडीशन शायद बहुत अच्छी ना हो अभी फाइनेंस करने की, फंड करने की, लोगों को डायरेक्ट पेमेंट करने की. लेकिन when we are in a condition of crisis, what you do? If there is a fire in a factory or in your house, what we do? 24 hours, we leave all other activities and we work for that. We did not ask our workers to go home. We did not do the lockdown. It is the government who said that there will be a lockdown and the factories cannot work. And then they cannot expect an industrialist or a businessman to keep paying salary. We did not say them not to come for work. We are ready to work, but we understand that it is very important, the social distancing. It is very important to take precautions. But the government cannot say any industrialist to pay to the worker when they are deferring their salaries. Government of Rajasthan, government of Maharashtra, government of Orissa, central government itself, they have deferred their salaries at this time. There are a lot of funds available in ESI, in PF, in SES, and in different other schemes, which they should divert for the poor people. Because there was a report I saw yesterday that there will be 10 crores more people will be under the poverty line. So there will be, the poverty will be increasing. We were talking to eliminate poverty, but after COVID, the poverty will increase in this country. There will be much more unemployment. जब बेरोजगारी बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, फैक्ट्री नहीं चलेगी, तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्कीम तो लेके आनी पड़ेगी. निश्चित रूप से अगर नहीं लेके आएंगे तो लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ा सकते. हम लोग इंडस्ट्री को खोलना नहीं चाहते. इसलिए नहीं खोलना चाहते, जैसा आपने सही कहा है कि अभी अगर केसेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा. That is why 2 days back there was a notification that the industry in RICO industrial areas, whether it's Sitapura or other places, will be opened. And yesterday, the officials had a meeting. The collector of Jaipur, collector of Jodhpur, and collector of Kota specifically said that because there are a lot of hot spots in our cities, we cannot take a chance. And they had to take a decision not to open the industry. But I am worried not for 3rd of May. I am worried if it will go to 15th of May or if it will go to 30th of May. From where an entrepreneur and an industrialist will pay? Government will have to come with a stimulus package. Otherwise, things will be really bad. And we should be prepared now. That is why we say that we should not go indulge or plan any expenses next 2 months. We'll have to save every single penny to pay to our workers, pay to our employees, whatever is possible. But like I also said in my article in Dainik Bhaskar, that if employer will become unemployed, then what will he pay? Then what will how he will pay? बिल्कुल सही कहा. ये बहुत important. Thank you, Rajiv ji, so much. We've come to our time,
And can I ask Jaju ji Thank to you wrap this very up much. and vote of thanks to Yeah, both our thank you very much, esteemed Jayashree ji. Thank panelists. you very much for great moderation. You are absolutely fantastic, absolutely great, like always. Thank you very much, Rajiv ji. सभी लोगों को आपकी बातों से बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला. Thank you, Jain sahab. Thanks a lot for your advices. We'll keep that in mind, and people can be in direct touch also of Jain sahab and Rajiv ji. And for the next Sunday, we propose a wonderful evening. Next Sunday, we have a known name, Amish Tripathi. He is an Indian diplomat, columnist, and famous author. Known for his novels on Nagas, Ram and Sita and Ravan, he will be there with us next Sunday at 5 p.m. sharp. So please be with us. Thank you very much for coming. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Hello. Hello.